जब दिल में एक अरमान लिया, मंजिल को अपना मान लिया। जब दिल में एक अरमान लिया, मंजिल को अपना मान लिया। फिर मुश्किल क्या और आसान क्या, बस ठान लिया तो ठान लिया। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू शिक्षा रंग। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल शिक्षा रंग में, जहां पर हम आज पढ़ने वाले हैं सम मोर इम्पोर्टेंट एडजेक्टिव्स को। पिछली क्लास में हमने कुछ एडजेक्टिव को कवर किया था, उनको जाना था कि इसका यूज़ कहाँ पर किया जाता है। आज की क्लास में हम कुछ और एडजेक्टिव को पढ़ने वाले हैं और उनके यूज़ को देखने वाले हैं, कहाँ पर किसका यूज़ किया जाता है। तो शुरू करते हैं आज की इस क्लास को। बात करें हम एल्डर, एल्डेस्ट, ओल्डर और ओल्डेस्ट। सबसे पहले देख लेते हैं इनका मीनिंग क्या होता है। एल्डर मतलब क्या होता है, बड़ा या ज्येष्ठ। एल्डेस्ट होता है सबसे बड़ा। ओल्डर होता है पुराना या बड़ा। ओल्डेस्ट होता है सबसे पुराना। अब हम बात करें एल्डर और एल्डेस्ट की, तो इसमें क्या होता है कि ये दोनों जो हैं, ये जब एक ही परिवार के सदस्यों की बात की जाए, एक ही परिवार के सदस्यों की जब बात की जाती है, तो वहाँ पर हम एल्डर या एल्डेस्ट का यूज़ करते हैं। जैसे हमने कहा राम, श्याम, मोहन तीनों भाई हैं, लेकिन राम कौन है, राम सबसे बड़ा है। तो हम लिखेंगे राम इज द एल्डेस्ट ब्रदर इन हिज फैमिली। यानी राम अपने परिवार में सबसे बड़ा भाई है। राम अपने परिवार में कौन है, सबसे बड़ा भाई है। तो जब भी एक ही परिवार के सदस्य की बात की जाती है, जैसे हमने कहा राम, श्याम, मोहन, ये तीनों कौन है, भाई है, ब्रदर है, सगे भाई हैं। तो इसमें हमने कहा राम इज़ द एल्डेस्ट ब्रदर इन हिज फैमिली। राम अपने परिवार में सबसे बड़ा भाई है। ओल्डर और ओल्डेस्ट की बात किसके लिए की जाती है, ये वस्तुओं और व्यक्तियों दोनों के लिए की जाती है। ओल्डर और ओल्डेस्ट की बात वस्तुओं और व्यक्तियों दोनों के लिए की जाती है। देख लेते हैं कि एल्डर और एल्डेस्ट का प्रयोग एक ही परिवार के सदस्यों के लिए किया जाता है। जैसे मैंने अभी एग्जाम्पल से आपको बताया कि राम, श्याम और मोहन एक ही परिवार के भाई हैं और एक ही परिवार के सदस्य हैं। तो उसमें हमने बताया कि राम अपने परिवार में सबसे बड़ा भाई है। आगे हम कहें ओल्डर और ओल्डेस्ट की बात बताई थी हमने, ये इसका प्रयोग व्यक्तियों के लिए भी किया जा सकता है एवं वस्तुओं के लिए भी किया जा सकता है। दोनों के लिए इसका प्रयोग किया जा सकता है। नोट में है एल्डर के साथ हमेशा टू प्रीपोजिशन का, जबकि ओल्डर के साथ देन प्रीपोजिशन का प्रयोग किया जाता है। जब इसके एग्जाम्पल को हम देखने वाले हैं आगे, तो उसमें हमारी बात आसानी से समझ में आएगी। तो देखते हैं इसके एग्जाम्पल को। इसके एग्जाम्पल्स क्या हैं, जैसे ये है रहीम इज़ माई एल्डर ब्रदर। रहीम मेरा बड़ा भाई है। क्या हो जाएगा, रहीम मेरा बड़ा भाई है। रहीम मेरा बड़ा भाई है। आगे देखते हैं, आगे है माई मदर इज़ द एल्डेस्ट मेंबर ऑफ आवर फैमिली। यानी मेरी माता इज़ है द एल्डेस्ट सबसे बड़ी, मेंबर सदस्य ऑफ आवर फैमिली हमारे परिवार की। मेरी माता हमारे परिवार की सबसे बड़ी सदस्य हैं। मेरी माता हमारे परिवार की सबसे बड़ी सदस्य हैं। आगे देखते हैं, आगे है राम इज़ ओल्डर देन श्याम। यानी राम बड़ा है किससे, श्याम से। राम श्याम से बड़ा है। हमने बताया था कि ओल्डर का प्रयोग व्यक्तियों और वस्तुओं दोनों के लिए किया जाता है। आगे चलेंगे, आगे है द ओल्डर प्यूपिल शुड बी रेस्पेक्टेड। यानी
वृद्ध जनों की या बूढ़े लोगों की क्या की जानी चाहिए, रिस्पेक्ट की जानी चाहिए, यानी इज्जत की जानी चाहिए, यानी उनका आदर किया जाना चाहिए। वृद्ध जनों का या बूढ़े लोगों का आदर किया जाना चाहिए या बूढ़े लोगों की इज्जत की जानी चाहिए। आगे देखते हैं, आगे है हमारा दिस इज़ द ओल्डेस्ट कॉलेज इन आवर सिटी। दिस इज़ द ओल्डेस्ट कॉलेज इन आवर सिटी, कि यह हमारे शहर में सबसे पुराना कॉलेज है, यह हमारे शहर में सबसे पुराना कॉलेज है। आगे देखते हैं, आगे क्या है कि सोनू एंड मोनू आर रियल ब्रदर्स, यानी सोनू और मोनू सगे भाई हैं। सोनू इज़ एल्डर टू मोनू, सोनू क्या है, मोनू से बड़ा है। सोनू किससे बड़ा है, मोनू से बड़ा है। तो हमने बात क्या की थी कि जब भी बात किसकी आएगी, एल्डर की आएगी, तो हम वहाँ पर टू प्रीपोजिशन का यूज़ करते हैं। जब भी बात किसकी आएगी, एल्डर की आएगी, तो हम वहाँ पर किसका यूज़ करते हैं, टू का यूज़ करते हैं। किसका यूज़ करते हैं, टू का यूज़ करते हैं। और जब भी बात ओल्डर की आती है तो उसमें हम किसका यूज़ करते हैं, उसमें हम देन का यूज़ करते हैं। बात समझ में आई कि जब भी बात किसकी आएगी, जब भी बात आएगी एल्डर की, एल्डर होगा तो वहाँ पर हम लगाएंगे टू, और जब बात आएगी ओल्डर की तो वहाँ पर हम लगाते हैं देन। जैसे कि एग्जाम्पल में भी लिखा हुआ है कि राम इज़ ओल्डर देन श्याम, राम श्याम से बड़ा है। और यहाँ पर सोनू एंड मोनू आर रियल ब्रदर्स, सोनू और मोनू सगे भाई हैं। सोनू इज़ एल्डर टू मोनू, सोनू मोनू से बड़ा है। तो यहाँ पर हमने बात की टू की, क्योंकि यहाँ पर आया एल्डर, और एल्डर आएगा तो टू लगेगा, और ओल्डर आएगा तो देन लगेगा। आगे चलते हैं, आगे की चीज़ों को देख लेते हैं। जैसे आगे हमारा है फार्दर, फर्दर और फारदेस्ट। इनको देख लेते हैं। फार्दर होता है तुलनात्मक रूप से अधिक दूर, जब हम दो चीज़ों की तुलना कर रहे हो कि ये शहर उस शहर से ज़्यादा दूर है, तो जब दो के बीच में तुलना की जा रही हो तो वहाँ पर हम फार्दर का यूज़ करते हैं। फर्दर का यूज़ होता है अतिरिक्त, और फारदेस्ट का अर्थ होता है सबसे अधिक दूर, सबसे ज़्यादा दूर, सबसे दूर या सबसे अधिक दूर। देखते हैं, जब भी आएगा हमारा फार्दर और फारदेस्ट तो इनका प्रयोग किया जाएगा दूरी के संदर्भ में। दूरी के संदर्भ का मतलब है कि जब हम दूरी की बात कर रहे होंगे कि गोवा दिल्ली से अधिक दूर है, गोवा दिल्ली से अधिक दूर है, तो हम वहाँ पर फार्दर की बात करेंगे। तो इस तरह से जब भी दूरी की बात आएगी तो हम वहाँ पर फार्दर और फारदेस्ट की बात करेंगे। और जब फर्दर की बात आएगी तो वहाँ पर किसका जिक्र किया जा रहा होगा, वहाँ पर जिक्र किया जा रहा होगा एक्शन का, या किसी सूचना के बारे में बताया जा रहा होगा, तो वहाँ पर आएगा फर्दर। जैसे इसके एग्जाम्पल को देखते हैं तो बात आसानी से समझ में आएगी। जैसे हमने कहा मुंबई इज़ फार्दर फ्रॉम अलवर देन जयपुर, यानी जयपुर की तुलना में मुंबई अलवर से अधिक दूर है, जयपुर की तुलना में मुंबई अलवर से अधिक दूर है। आगे है नो फर्दर एक्शन इज़ रिक्वायर्ड। फर्दर का मतलब होता है अतिरिक्त, नो नहीं है, फर्दर अतिरिक्त, एक्शन इज़ रिक्वायर्ड किसी अतिरिक्त कार्रवाई की ज़रूरत नहीं है, किसी अतिरिक्त कार्रवाई की ज़रूरत नहीं है। आगे देखेंगे हम, आगे है प्लीज़ डोंट मेक फर्दर डिले, कृपया और देरी ना करें, कृपया और देरी ना करें। या फर्दर का मतलब क्या होता है अतिरिक्त, कृपया अतिरिक्त देरी ना करें। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे हमारा इट इज़ द फारदेस्ट प्लेस फ्रॉम द रेलवे स्टेशन, इट इज़ द फारदेस्ट प्लेस फ्रॉम द रेलवे स्टेशन, यानी यह स्थान रेलवे स्टेशन से सबसे अधिक दूर है, यह स्थान रेलवे स्टेशन से सबसे अधिक दूर है। आगे देखते हैं, आगे है हमारा इट इज़ द फारदेस्ट शॉपिंग मॉल फ्रॉम द सिटी, यह शॉपिंग मॉल सिटी से सबसे अधिक दूर है, या शहर से सबसे अधिक दूर यह शॉपिंग मॉल है। आगे चलते हैं, हमने देखा कि फार्दर की बात कब की जा रही थी, जब तुलना कराई जा रही थी। जैसे यहाँ पर है मुंबई इज़ फार्दर फ्रॉम अलवर देन जयपुर, ऐसे ही फर्दर की बात कब की जा रही है, जब अतिरिक्त बात कोई बताई जा रही है, यानी अतिरिक्त इसका अर्थ निकलता है। फारदेस्ट का अर्थ क्या होता है कि सबसे अधिक दूर, सबसे ज़्यादा दूर। आगे चलते हैं, आगे की चीज़ों को देखते हैं। आगे है हमारा
सम और एनी। सम का मतलब होता है कुछ और एनी का मतलब होता है कोई। इनकी बात करें हम तो सम का यूज़ जो किया जाता है वो किया जाता है अफर्मेटिव सेंटेंसों में। कैसे सेंटेंसों में? अफर्मेटिव सेंटेंसों में। अभी तक हमने सेंटेंसों को पढ़ा नहीं है, लेकिन अफर्मेटिव सेंटेंस वो होते हैं जिसमें किसी कार्य के घटना का जिक्र होता है और उस बात को स्वीकार किया जाता है। जैसे मैं स्कूल जाता हूँ, वह पतंग उड़ाता है, बारिश हो रही थी। तो ये सब हमारे अफर्मेटिव सेंटेंस कहलाते हैं। एनी का प्रयोग कहाँ पर किया जाता है? निगेटिव में और इंट्रोगेटिव में। निगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंसों में एनी का यूज़ किया जाता है, जबकि सम का यूज़ किस में किया जाता है? अफर्मेटिव सेंटेंसों में। निगेटिव कौन से होते हैं? जिसमें आता है नहीं। जैसे हमने कहा मैं स्कूल जाता हूँ, फिर दूसरा हमने बोला मैं स्कूल नहीं जाता हूँ। ऐसे ही हमने कहा क्या वह स्कूल जाता है? तो ये इस तरह के सेंटेंस हमारे क्या कहलाते हैं? इंट्रोगेटिव कहलाते हैं, जिसमें प्रश्न पूछा जाता है। तो सिर्फ अफर्मेटिव सेंटेंस होगा तो उसमें यूज़ होता है सम का, और एनी का यूज़ होता है निगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंसों में। देख लेते हैं इनको भी। जैसे यही बात यहाँ पर लिखी हुई है कि सम का प्रयोग अफर्मेटिव सेंटेंसेज में काउंटेबल्स और अनकाउंटेबल दोनों के साथ किया जा सकता है। यानी सम का यूज़ हम काउंटेबल नाउन के साथ भी कर सकते हैं और अनकाउंटेबल नाउन के साथ भी कर सकते हैं। जैसे हम देखेंगे इसके एग्जाम्पल को। इसके एग्जाम्पल हैं आई बोट सम बुक्स येस्टरडे। आई बोट मैंने खरीदी थी, सम कुछ, बुक्स किताबें, और येस्टरडे होता है कल। मैंने कल कुछ किताबें खरीदी थी या मैंने कल कुछ किताबें खरीदी। तो बुक्स कैसी नाउन है हमारी? बुक्स है हमारी काउंटेबल नाउन। तो हमने यहाँ पर भी किसका यूज़ किया? सम का यूज़ किया। आगे देखते हैं। दे हैव परचेस्ड सम फ्रूट्स। वह कुछ फल खरीद चुके हैं। वह कुछ फल खरीद चुके हैं या उन्होंने कुछ फल खरीदे हैं। तो यहाँ पर भी किसका यूज़ किया गया है? सम का यूज़ किया गया है, क्योंकि अफर्मेटिव सेंटेंसों में सम का यूज़ किया जाता है। आगे देखेंगे हम। एनी का प्रयोग हमने अभी बताया कि एनी का प्रयोग कहाँ किया जाएगा? निगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस में किया जाएगा। ये भी काउंटेबल और अनकाउंटेबल दोनों के लिए किया जा सकता है। जैसे यहाँ पर है आई डोंट हैव एनी बुक। मेरे पास कोई किताब नहीं है। मेरे पास कोई किताब नहीं है। आगे है हैव यू एनी पेन। क्या आपके पास कोई कलम है? क्या आपके पास कोई कलम है? आगे है राम हैज़ नॉट एनी चेयर। राम के पास कोई कुर्सी नहीं है। राम के पास कोई कुर्सी नहीं है। आगे चलेंगे। आगे देखते हैं हम नियर और नेक्स्ट के बारे में। नियर का मतलब होता है नज़दीक और नेक्स्ट का मतलब होता है अगला। नियर किसकी बात करता है? नियर बात करता है दूरी की, और ये जो नेक्स्ट है ये बात करता है क्रम के संदर्भ में। जब हम क्रम की बात करेंगे, जैसे हमने बात की ऑर्डर की कि यहाँ पर राम है और राम से अगला कौन है? श्याम है। राम से अगला कौन है? श्याम है। तो यहाँ पर ऑर्डर की बात की जा रही है तो यहाँ पर आएगा नेक्स्ट। और नज़दीक और दूर की बात की जाएगी तो हमने देखा राम किसके नियर है? श्याम के नियर है। जब दूरी की बात की जाएगी तो यहाँ पर आएगा नियर, और जब क्रम की बात की जाएगी तो वहाँ पर आएगा नेक्स्ट। इसको देख लेते हैं। इसमें हमारा है कि नियर का प्रयोग दूरी के संदर्भ में किया जाता है जब दूरी की बात की जाएगी, और नेक्स्ट का प्रयोग क्रम के यानी ऑर्डर के संबंध में किया जाता है। तो नियर का प्रयोग किसके संदर्भ में हो गया? दूरी के। और नेक्स्ट का प्रयोग किसके संदर्भ में हो गया? क्रम के यानी ऑर्डर के संदर्भ में हो गया। जैसे इसके एग्जाम्पल देखते हैं। ये है राम लिव्स नियर टू माई स्कूल। राम कहाँ रहता है? राम लिव्स नियर टू माई स्कूल। राम मेरे स्कूल के नज़दीक रहता है। राम मेरे स्कूल के नज़दीक रहता है। आगे देखेंगे। आगे है माई हाउस इज़ नियर टू द स्टेशन। यानी मेरा घर इज़ है नियर टू स्टेशन, स्टेशन के नज़दीक। मेरा घर स्टेशन के नज़दीक है। आगे देखेंगे। आगे है हमारा शी इज़ सिटिंग नेक्स्ट टू हर फादर। शी इज़ सिटिंग, वह बैठी है, नेक्स्ट अगली, टू हर फादर, अपने पिता के आगे या अपने पिता के अगली। कौन बैठी है? वह बैठी है। वह अपने पिता के आगे बैठी है या वह अपने पिता के अगले नंबर पर बैठी है। तो यहाँ पर क्रम की बात आ गई कि पहले कौन बैठा है? उसके पिता बैठे हैं, और उससे अगले क्रम में कौन है? वो खुद बैठी है। तो यहाँ पर हो जाएगा शी इज़ सिटिंग नेक्स्ट टू हर फादर। वह अपने पिता से आगे या अपने पिता से अगले क्रम पर
बैठी है। आगे देखेंगे हम, आगे है आई विल मीट यू एट द नेक्स्ट क्रॉसिंग, मैं तुमसे मिलूँगा कहाँ, अगले चौराहे पर। कहाँ, अगले चौराहे पर। जो क्रम से है, पहला चौराहा हो गया, दूसरा हो गया, तीसरा हो गया, तो ये बात कर रहा होगा पहला चौराहा इसने पार कर लिया, दूसरा पार कर लिया, तो ये बात कर रहा है कि मैं तुमसे अब कहाँ मिलूँगा, अगले चौराहे पर। तो ये क्रम की बात की जा रही है कि मैं तुमसे अब कहाँ मिलूँगा, अगले चौराहे पर मिलूँगा। तो हमने देखा कि जहाँ पर दूरी की बात की जाएगी तो वहाँ पर नियर आता है, और जहाँ पर क्रम की बात की जाएगी तो वहाँ पर नेक्स्ट आता है। आगे चलते हैं, आगे है हमारा होल और ऑल। होल का मतलब क्या होता है, उनको देख लेते हैं। होल का मतलब होता है संपूर्ण या कुल। ये किस चीज़ों के लिए यूज़ किया जाता है, ऐसी चीज़ के लिए जिसको अलग नहीं किया जा सकता, ऐसी चीज़ के लिए यूज़ किया जाता है जिसको अलग नहीं किया जा सकता। यह ऐसी चीज़ों के लिए यूज़ होता है जिसको अलग नहीं किया जा सकता। जैसे हमने कहा होल अर्थ यानी संपूर्ण पृथ्वी, तो पृथ्वी को हम अलग तो कर नहीं सकते कि हाँ ऐसे हमने अलग कर दिया कि ये पृथ्वी और वो पृथ्वी, या 2 पृथ्वी 4 पृथ्वी, ऐसे हम इसको अलग नहीं कर सकते। तो वहाँ पर हम किसका यूज़ करते हैं, होल का यूज़ करते हैं। होल मीन्स होता है सब या समस्त। होल का मतलब होता है संपूर्ण या कुल। आगे देखेंगे हम, इनका नियम क्या है कि जब भी होल का प्रयोग एक एडजेक्टिव की तरह किया जाता है तो इससे पहले हम दा का प्रयोग करते हैं। यानी जब भी हम होल का प्रयोग किसकी तरह करेंगे, एक एडजेक्टिव की तरह करेंगे, तो इससे पहले हमें दा का यूज़ करना होता है। जैसे हमने एग्जाम्पल देखा, ही वेस्टेड द होल डे, यहाँ पर होल का यूज़ हुआ है, तो यहाँ पर क्या लगेगा, उससे पहले दा का यूज़ हम करेंगे। यानी उसने बर्बाद कर लिया, या उसने बर्बाद किया द होल डे, सारा दिन, उसने सारा दिन बर्बाद किया, ये सारा दिन बर्बाद कर लिया। आगे आगे हमारा आई वर्क द होल डे, मैंने संपूर्ण दिन, कुल दिन या पूरे दिन क्या किया, काम किया। मैंने संपूर्ण दिन काम किया, पूरे दिन काम किया। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे हमारा ऑल का प्रयोग कब होता है। ऑल का प्रयोग उन चीज़ों के लिए करते हैं जिनको हम गिन भी सकते हो, अलग भी कर सकते हो। तो ऑल का प्रयोग जब प्लूरल नाउन के साथ किया जाता है तो ऑल के बाद दा का प्रयोग किया जाता है। पजेसिव नाउन प्रोनाउन के साथ ऑल हमेशा उससे पहले लगता है। जब भी पजेसिव नाउन या प्रोनाउन आएगा तो वहाँ पर ऑल किससे पहले लगेगा, हमेशा उस पजेसिव प्रोनाउन के पहले वहाँ पर ऑल लगेगा। और अगर ऑल का प्रयोग प्लूरल नाउन के साथ किया जा रहा है तो ऑल के बाद हम दा का यूज़ करेंगे। जैसे हमने देखा पहला एग्जांपल, ऑल द स्टूडेंट्स। अब स्टूडेंट्स कैसे नाउन है, प्लूरल नाउन है, यानी बहुत सारे स्टूडेंटों की यहाँ पर बात की जा रही है, तो इससे पहले हमने क्या लगाया है, दा लगाया है। ऑल द स्टूडेंट्स वर हैप्पी, यानी सभी विद्यार्थी खुश थे, सभी विद्यार्थी खुश थे। आगे देखेंगे, आगे है हमारा ही स्पेंट ऑल हिज मनी, ही स्पेंट ऑल हिज मनी। अब यहाँ पर हिज की बात आ गई, तो जब भी हिज पजेसिव प्रोनाउन की बात आएगी या पजेसिव की बात आएगी, पजेशन दिखाने की बात आएगी, तो वहाँ पर हम क्या लगाएंगे, ऑल को उससे पहले लगाते हैं, पजेसिव प्रोनाउन के पहले लगाते हैं। ठीक है, जब भी पजेसिव प्रोनाउन आएगा तो ऑल हमेशा उससे पहले लगता है, तो ऑल इसमें पहले लगा है। ही स्पेंट, ऐसे नहीं लिखेंगे हम इसको, ऐसे अगर हमने लिखा ही स्पेंट हिज ऑल मनी, तो ये हमारा हो जाएगा गलत, क्योंकि इसमें ये बाद में आना चाहिए और ये पहले आना चाहिए। इसका क्रम क्या होना चाहिए कि ऑल पहले आएगा और पजेशन दिखाने वाला जो वर्ड होगा वो उसके बाद में आएगा। तो ये सही है यहाँ पर कि ही स्पेंट ऑल हिज मनी, उसने अपना सारा धन, सारा पैसा क्या किया, खर्च कर दिया। आगे हमारा ऑल माई फ्रेंड्स। अब यहाँ पर भी माई की बात आई है, माई फ्रेंड्स, माई फ्रेंड्स, माई क्या दिखा रहा है, पजेशन को दिखाता है, तो माई के लिए भी क्या जाएगा, उससे पहले ऑल आएगा। ऑल माई फ्रेंड्स वेंट टू पार्टी, मेरे सारे दोस्त पार्टी में गए, मेरे सारे दोस्त पार्टी में गए। आगे देखेंगे, आगे बात करते हैं हम एज या सो एज की। एज मीन्स जैसा और सो मीन्स ऐसा। अब एज की अगर हम बात करें, जहाँ पर एज और एज आएगा तो इनका प्रयोग क्या होगा, तुलनात्मक वाक्यों में सिमिलरिटी यानी समानता दिखाने के लिए
किया जाएगा। एक सी चीज़ों को जब दिखाया जाएगा, जब हम किसी दो चीज़ों की तुलना कर रहे हो और उसमें हम सिमिलरिटी दिखा रहे हो, समानता दिखा रहे हो, तो उसके लिए हम एज का यूज़ करते हैं। जैसे आगे हम देखेंगे सो एज का यूज़ कब करते हैं, जब हम असमानता को दिखा रहे हो, यानी चीज़ों को असमानता दिखाई जा रही हो, तो वहाँ पर हम किसका यूज़ करते हैं, सो और एज का यूज़ करते हैं। जैसे इसके एग्जाम्पल देख रहे हैं हम, इसके एग्जाम्पल में क्या है कि ही इज़ एज इंटेलिजेंट एज हिज सिस्टर, यानी वह है एज जैसा, और इंटेलिजेंट होता बुद्धिमान है, बुद्धिमान है जैसा, एज हिज सिस्टर जैसी उसकी बहन है, यानी वो ऐसा बुद्धिमान है जैसी उसकी बहन है। तो इसमें सिमिलरिटी दिखाई जा रही है कि वह भी बुद्धिमान है और उसकी बहन भी उसी की तरह उसके समान में बुद्धिमान है, यानी वह दोनों बुद्धिमान है। उनके बीच में यही समानता है कि वह दोनों कैसे हैं, बुद्धिमान है। वह दोनों कैसे हैं, बुद्धिमान है, यानी वह लड़का जो भी होगा, लड़का हो या आदमी हो, वो अपनी बहन के जैसा ही कैसा है, बुद्धिमान है। आगे देखेंगे हम, दिस शर्ट यानी यह कमीज़, इज़ है एज गुड एज माइन, यानी ये शर्ट कैसी अच्छी है, मेरी शर्ट की तरह अच्छी है। ये शर्ट मेरी शर्ट की तरह कैसी है, अच्छी है। यह शर्ट मेरी शर्ट की तरह अच्छी है। तो यहाँ पर भी कंपैरिजन किया जा रहा है, और कंपैरिजन करते हुए क्या बताया जा रहा है, समानता बताई जा रही है कि मेरी शर्ट भी अच्छी है और यह शर्ट भी अच्छी है, मेरी शर्ट भी अच्छी है और यह शर्ट भी अच्छी है। तो यहाँ पर समानता बताई जा रही है, तो इसलिए यहाँ पर भी हमने किसका यूज़ किया है, एज का यूज़ किया है। कभी करते हैं जब सिमिलरिटी दिखाई जा रही हो, लाइकलीनेस दिखाया जा रहा हो, तो वहाँ पर हम एज का यूज़ करते हैं। आगे देखते हैं, आगे है हमारा ही इज़ नॉट सो इंटेलिजेंट एज हिज सिस्टर। अब सो एज का यहाँ पर यूज़ किया गया है, तो इसका मतलब होता है असमानता को दिखा रहा है कि ही इज़ नॉट सो इंटेलिजेंट, वह ऐसा बुद्धिमान नहीं है एज हिज सिस्टर जैसी उसकी बहन, यानी वो अपनी बहन की तरह बुद्धिमान नहीं है। अब यहाँ पर असमानता दिखा दी कि वह तो बुद्धिमान नहीं है, लेकिन उसकी बहन कैसी है, बुद्धिमान है, कि वह अपनी बहन की तरह बुद्धिमान नहीं है, यानी वह कमज़ोर है और उसकी बहन बुद्धिमान है। तो यहाँ पर असमानता दिखा दी गई है, तो इसलिए यहाँ पर सो और एज का यूज़ किया जाएगा। यहाँ पर किसका यूज़ किया जाएगा, सो का और एज का यूज़ यहाँ पर किया जाएगा, सो एज का, क्योंकि यहाँ पर अनलाइकलीनेस यानी डिसिमिलरिटी यानी असमानता को दिखाया जा रहा है। आगे देखते हैं एक एग्जाम्पल और, ये हमारा यह क्या है, इसमें यह है दिस शर्ट यानी यह कमीज़ इज़ है नॉट सो गुड एज माइन, ये कमीज़ जो है मेरी कमीज़ की तरह अच्छी नहीं है, मेरे कमीज़ के जैसी अच्छी नहीं है, यह ऐसी अच्छी नहीं है जैसी मेरी कमीज़। समझ में आ रही नहीं बात, कि जैसी मेरी कमीज़ है, यह शर्ट ऐसी नहीं है, यह ऐसी अच्छी नहीं है, यह ऐसी अच्छी नहीं है। तो यहाँ पर असमानता दिखाई जा रही है, तो यहाँ पर हमने किसका यूज़ किया है, सो और एज का यहाँ पर हमने यूज़ किया है, सो और एज का यूज़। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे है हमारा अनोदर, अदर और एनी अदर। अनोदर का मतलब क्या होता है, एक और, अदर मीन्स होता है दूसरा, और एनी अदर होता है कोई दूसरा। देखेंगे हम इसके एग्जाम्पल को भी अभी। जैसे यह है, अनोदर का प्रयोग कब किया जाता है, सिंगुलर नाउन के साथ किया जाएगा। किसके साथ, कि सिंगुलर नाउन होगी, और अदर का प्रयोग प्लूरल नाउन के साथ किया जाएगा। ध्यान रखेंगे, किसका, अनोदर का प्रयोग किसके साथ किया जाएगा, सिंगुलर नाउन के साथ, और अदर का प्रयोग किसके साथ किया जाएगा, प्लूरल नाउन के साथ। और एनी अदर का प्रयोग निगेटिव वाक्यों में किस में किया जाता है, निगेटिव वाक्यों में सिंगुलर एवं प्लूरल दोनों के साथ किया जाएगा। ये किसके साथ किया जाएगा, सिंगुलर प्लस प्लूरल दोनों के साथ में किसका यूज़ किया जा सकता है, एनी अदर का यूज़ किया जा सकता है। और ज़्यादातर कब यूज़ होता है, निगेटिव वाक्यों में ज़्यादातर यूज़ होता है। एनी अदर किस में यूज़ होता है, निगेटिव वाक्यों में ज़्यादातर यूज़ होता है। लेकिन इसमें कौन कौन से नाउन आ सकते हैं, सिंगुलर और प्लूरल दोनों नाउन इसके अंदर आ सकते हैं। लेकिन अनोदर का प्रयोग सिंगुलर नाउन के साथ और अदर का प्रयोग प्लूरल नाउन के साथ किया जाएगा, ये ध्यान में रखना है। इसके एग्जाम्पल्स देखते हैं। जैसे ये है, ही हैज़ परचेज्ड अनोदर बुक, वह एक और किताब खरीद चुका है, वह एक और किताब खरीद चुका है, या उसने एक और किताब खरीद ली है। तो अनोदर की बात की गई है, अनोदर, और यहाँ पर नाउन कैसा आया है, अनोदर के बाद में सिंगुलर, क्योंकि सिंगुलर नाउन क्यों आया है,
क्योंकि यहाँ पर की गई है एक और किताब, एक और, तो एक और, तो इसलिए आगे आने वाली नाउन जो होगी वो हमारी सिंगुलर होगी। तो ही हैज़ परचेस्ड अनदर बुक, वह एक और किताब खरीद चुका है या वो उसने एक और किताब खरीद ली है। आगे देखते हैं, आगे है हमारा शी हैज़ विजिटेड अदर प्लेसेस, शी हैज़ विजिटेड अदर प्लेसेस, यानी वह हैज़ विजिटेड घूम चुकी है, अदर का मतलब होता है दूसरे, और प्लेसेस हो जाएंगे स्थान, वह दूसरे स्थान घूम चुकी है, यानी दूसरे स्थानों पर घूम चुकी है, दूसरे स्थानों पर घूम चुकी है, क्योंकि प्लेसेस लिखा हुआ है। और हमने देखा था कि जब भी अदर आएगा तो अदर के साथ आने वाला नाउन कैसा होगा, प्लूरल होगा। शी हैज़ विजिटेड अदर प्लेसेस, वह दूसरे स्थानों पर घूम चुकी है। आगे आगे हमने देखा आई हैवंट सीन एनी अदर प्लेस, आई हैवंट सीन एनी अदर प्लेस, तो यहाँ पर क्या होगा, एनी अदर का मतलब होता है कोई दूसरा, इसके में सिंगुलर भी आ सकता है और प्लूरल भी आ सकता है। तो क्या हो जाएगा, आई हैवंट सीन मैंने नहीं देखा है, एनी अदर कोई दूसरा, प्लेस का मतलब होता है स्थान, मैंने कोई दूसरा स्थान नहीं देखा या मैंने कोई और दूसरी जगह नहीं देखी है, मैंने कोई दूसरी जगह नहीं देखी है। आगे देखते हैं, आगे है हमारा दे हैवंट विजिटेड एनी अदर प्लेसेस, यानी दे मीन्स हो जाएगा वे, हैवंट विजिटेड नहीं घूम चुके हैं, एनी अदर कोई दूसरे, और प्लेसेस हो जाएगा स्थानों पर, वे कोई दूसरे स्थानों पर नहीं घूम चुके हैं या वे कोई दूसरे स्थानों पर नहीं घूमे हैं, या दूसरी जगहों पर नहीं घूमे हैं। तो हमने देखा कि अनदर का यूज़ कब किया जाता है, सिंगुलर के साथ में, और अदर का यूज़ कब किया जाता है, प्लूरल के साथ में। एनी अदर का यूज़ हम सिंगुलर और प्लूरल दोनों में कर सकते हैं, और ज़्यादातर कब करते हैं, सामान्यतः निगेटिव वाक्यों में करते हैं। यहाँ पर भी था कि मैंने नहीं देखा कोई दूसरी जगह, या उन्होंने कोई दूसरे जगहों को नहीं देखा है, या दूसरी जगहों पर नहीं घूम चुके हैं। आगे बात करते हैं, आगे आता है हमारा फर्स्ट और फॉरमोस्ट। फर्स्ट का मतलब क्या होता है, पहला, और फॉरमोस्ट का मतलब होता है सर्वाधिक, या हम कह सकते हैं सबसे महत्वपूर्ण। देखेंगे यहाँ पर भी लिखा हुआ है कि फर्स्ट का प्रयोग कब किया जाएगा, क्रम में प्रथम के लिए होता है, जब किसी ऑर्डर की बात की जा रही हो कि ये है राम, रहीम, गोपाल, किशन। अब पूछने लगे यहाँ पर फर्स्ट कौन है, तो फर्स्ट ऑर्डर में पहले के लिए बात आती है, तो फर्स्ट यहाँ पर कौन है, फर्स्ट है यहाँ पर राम, फर्स्ट है यहाँ पर राम। तो फर्स्ट का प्रयोग क्रम में प्रथम के लिए होता है, पहले के लिए होता है, जबकि फॉरमोस्ट का जो अर्थ होता है वो होता है महत्वपूर्ण। फॉरमोस्ट का अर्थ क्या होता है, महत्वपूर्ण कह सकते हैं, सर्वाधिक कह सकते हैं, सबसे अधिक, या सबसे महत्वपूर्ण भी हम इसको कह सकते हैं। जैसे हमारा एग्जाम्पल है, राम वॉज द फर्स्ट टू अराइव हियर, राम यहाँ आने वालों में को कैसा था, प्रथम था, यानी राम सबसे पहले यहाँ आ गया था, तो राम आने वालों में, यहाँ आने वालों में कैसा था, प्रथम। सबसे पहले बात की जा रही है कि राम यहाँ आने वालों में प्रथम था, सबसे पहले क्रम की बात की जा रही है कि राम यहाँ आने वालों में प्रथम था। आगे देखेंगे, आगे है इंदिरा गांधी वॉज द फॉरमोस्ट पॉलिटिशियन ऑफ हर टाइम, यानी इंदिरा गांधी जो थी वो सबसे महत्वपूर्ण राजनीतिज्ञ थी, ऑफ हर टाइम, अपने समय की, वो इंदिरा गांधी अपने समय की सबसे महत्वपूर्ण राजनीतिज्ञ थी। आगे चलते हैं, आगे देखते हैं चीज़ों को। आगे है हमारा वर्बल और ओरल। ओरल मीन्स होता है ज़ुबानी, किसी बात को इंसान मौखिक रूप से बता दे तो उसे बोलते हैं ज़ुबानी या मौखिक, और वर्बल होता है शाब्दिक, जिसको शब्दों में लिखा जाए या शब्द दिए जाए, जिनको शब्द दिए जाए उसे कहते हैं वर्बल यानी शाब्दिक, और ओरल होता है ज़ुबानी यानी मौखिक। अब यहाँ पर देखेंगे, जैसे यहाँ पर है देयर इज़ ए वर्बल सिमिलरिटी, यानी इसमें शाब्दिक समानता है, इन दीज टू ऐसे, इन दोनों निबंध में या इन दो निबंधों में कैसी समानता है, शाब्दिक समानता है, यानी इसके शब्द भी दूसरे वाले निबंध के शब्द से क्या कर रहे हैं, मैच कर रहे हैं, यानी समानता दिखा रहे हैं, इसके शब्द में और उसके शब्दों में कैसी है, शाब्दिक समानता है, यानी इन दोनों एसेज में, इन दोनों निबंधों में शाब्दिक समानता है। आगे बात करेंगे हम, आगे बात है ही इन्फॉर्म्ड मी ओरली अबाउट हिज अब्सेंस, यानी उसने मुझे सूचित किया, ओरली का मतलब हो जाएगा ज़ुबानी,
या मौखिक रूप से, उसने मुझे मौखिक रूप से सूचित किया। किस बारे में? अबाउट हिज अब्सेंस, अपनी अनुपस्थिति के बारे में। उसने मुझे अपनी अनुपस्थिति के बारे में ज़ुबानी ही क्या किया? इन्फॉर्म किया, यानी सूचित किया या सूचना दी। उसने मुझे अपनी अनुपस्थिति की सूचना ओरली दी, मौखिक दी, ज़ुबानी दी। आगे चलते हैं। आगे है हमारा ड्यू टू या ओइंग टू। ड्यू टू का मतलब होता है कारण से, और ओइंग टू का मतलब होता है इस कारण। ड्यू टू का मतलब क्या होता है? कारण से, और ओइंग टू का मतलब होता है इस कारण। ड्यू टू की अगर हम बात करें तो ड्यू टू का प्रयोग सब्जेक्ट और वर्ब के बाद किया जाता है। जब हम सब्जेक्ट की बात कर लेंगे और वर्ब की बात कर लेंगे तो उसके बाद क्या आएगा हमारा? उसके बाद आएगा हमारा ड्यू टू। और ओइंग टू का प्रयोग सामान्यतः वाक्य के शुरू में ही किया जाता है। हम इसको सबसे शुरू में ही रखेंगे, ओइंग टू को सबसे शुरू में ही रखेंगे, वाक्य के सेंटेंस के सबसे शुरू में रखेंगे। ये कहाँ रखा जाएगा? सबसे शुरू में। और ये ड्यू टू कब आएगा? सब्जेक्ट के और वर्ब के बाद में। सब्जेक्ट और वर्ब के किस में आएगा? बाद में आएगा। और ओइंग टू का हम कहाँ रखेंगे? शुरू में रखेंगे। तो देख लेते हैं, जैसे यहाँ पर है ही फेल्ड ड्यू टू हिज नेग्लिजेंसी, यानी वह फेल्ड हुआ, असफल हुआ, ड्यू टू कारण से। हिज नेग्लिजेंसी का मतलब होता है अपनी लापरवाही, अपनी लापरवाही की वजह से वो क्या हुआ? फेल हुआ, असफल हुआ। ही फेल्ड ड्यू टू हिज नेग्लिजेंसी, वह अपनी लापरवाही की वजह से फेल हुआ। आगे देखेंगे, द एक्सीडेंट वाज ड्यू टू केयरलेसनेस, यानी एक्सीडेंट किसकी वजह से हुआ था? लापरवाही की वजह से एक्सीडेंट यानी दुर्घटना हुई थी। एक्सीडेंट दुर्घटना किसकी वजह से हुई थी? केयरलेसनेस यानी लापरवाही की वजह से हुई थी। आगे देखेंगे हम, आगे हमारा ओइंग। हमने देखा था कि सब्जेक्ट आया, उसके बाद वर्ब आई, उसके बाद ड्यू टू आया। ऐसे यहाँ पर सब्जेक्ट आया, उसके बाद वर्ब आई और उसके बाद ड्यू टू आया। ऐसे ही हम यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर ओइंग टू सबसे पहले आया, उसके बाद में बाकी चीज़ आएंगी। ओइंग टू हो जाएगा इस कारण से। किस कारण से? हिज नेग्लिजेंसी, यानी उसकी लापरवाही के कारण से। ही फेल्ड, वह असफल हुआ, उसकी लापरवाही के कारण से या अपनी लापरवाही के कारण से वह असफल हुआ। ठीक है, आगे देखेंगे। आगे है हमारा ओइंग टू केयरलेसनेस देयर वाज एन एक्सीडेंट। ओइंग टू केयरलेस का मतलब हो गया लापरवाही के कारण से, लापरवाही के कारण से। देयर वाज एन एक्सीडेंट, दुर्घटना हुई थी। किसके कारण से हुई थी? लापरवाही के कारण से। हमने यहाँ देखा था दुर्घटना हुई थी लापरवाही के कारण से, और यहाँ पर देख लेंगे लापरवाही के कारण से दुर्घटना हुई थी। तो आज की क्लास में हमने क्या देखा? आज की क्लास में हमने बहुत ही महत्वपूर्ण एडजेक्टिव को देखा और उनके यूज़ को देखा। इससे पहली क्लास में भी हम कुछ एडजेक्टिव को यूज़ को देख चुके थे। अगर आपको क्लास पसंद आई हो तो क्लास को लाइक करें और चैनल को हमारे सब्सक्राइब करें और घंटी के आइकन को भी दबाएं और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि क्लास आपको कैसी लगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। थैंक यू वेरी मच।